guys, how are you all? I hope you are doing good. So today again Devanshu Vishnu is here to teach you what? Obviously financial management. So I am here to teach you the remaining part of financial management, which is our chapter 1 of BCom third year. So today we will cover the remaining portion of financial management. So let's start. Okay, so the first topic is scope of financial management. What? Scope of financial management. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप क्या है? ठीक है, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अब इसके जो स्कोप है इसको हमने दो पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है. पहला है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा है मॉडर्न अप्रोच. ट्रेडिशनल से आप समझ ही रहे होंगे, ट्रेडिशनल मतलब जो बहुत पहले के टाइम पे होता था, जो आज से 90s और 20s में जो हुआ करता था वो ट्रेडिशनल अप्रोच है जो पहले के लोग फॉलो करते थे. और आप मॉडर्न अप्रोच से समझ रहे होंगे आप, जो कि मॉडर्न है, जो आज की टेक्निक्स के हिसाब से हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो है मॉडर्न अप्रोच. तो इन दोनों में बेसिकली बहुत बड़ा डिफरेंस है. डिफरेंस इज एज स्काई एंड अर्थ. तो हम लोग उन्हीं के डिफरेंसेस को पढ़ने जा रहे हैं. ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच के क्या क्या डिफरेंसेस है हम पॉइंट वाइज आपको क्लियर करेंगे एंड यू विल गेट एवरीथिंग. ओके, सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज first point of traditional approach. First of all, we'll learn about only traditional approach and then after we'll learn about modern approach and then we'll compare both things. ठीक है. First point is its scope is limited. Whose? Traditional approach जो है उसका scope क्या है? Limited है up to receipts of fund, that is receipts of funds फॉर द नीड ऑफ कॉरपोरेशन. जो भी हमारा बिजनेस है, जो भी हमारा कॉरपोरेशन है, जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, जो भी हमारा सेटअप है, ट्रेडिशनल अप्रोच में मतलब पहले के ज़माने में हम लोगों का जो स्कोप था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिर्फ इतना था कि हम लोग उसके रिसिप्ट्स कलेक्ट करके रखते थे, उसका रिकॉर्ड करके रखते थे और उसके रिपोर्ट्स बनाते थे, बस. दिस इज इट. इतना ही हमारा स्कोप था. बहुत ही लिमिटेड क्राइटेरिया था किसका? ट्रेडिशनल अप्रोच में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का. ठीक है. हमारा सेकंड पॉइंट था फुलफिलमेंट ऑफ फाइनेंस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज. हमारा सेकंड पॉइंट क्या है? फुलफिलमेंट ऑफ फाइनेंस फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज. जितने भी हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, जैसे कि बैंक हो गया, क्रेडिटर्स हो गए जिनसे हम लोन लेते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, उनसे जो वो हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, उनसे हम अपना फाइनेंस लेके हमारे फाइनेंस की क्या करते थे? फुलफिलमेंट करते थे. जितना भी पैसा होता था कौन लगाता था? फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमारी फुलफिलमेंट और रिक्वायरमेंट हमारे कैश की फुलफिल करते थे. ठीक है. हमारा थर्ड पॉइंट है फाइनल मैनेजर. ये हम आपको डिफरेंसेस समझा रहे हैं. बेसिकली हमने पॉइंट्स जनरेट कर रखे हैं, आप इसको नोट डाउन कर लेना अच्छी तरीके से और आप इसको लर्न भी कर सकते हैं. ठीक है. फाइनेंशियल मैनेजर जो था ट्रेडिशनल अप्रोच में, फाइनेंशियल मैनेजर का कोई भी काम नहीं था. बेसिकली कोई एक्टिव रोल नहीं था. काम तो था बट कोई एक्टिव रोल नहीं था. वो एक्टिवली किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता था. ना ही उसकी कोई इंपॉर्टेंस होती थी ज्यादा कि उसकी हर चीज में पूछ हो रही हो, ना, ऐसा कुछ भी नहीं था. उसका काम बस क्या था? मेंटेन करेक्ट रिकॉर्ड्स. जो भी रिकॉर्ड्स होते थे वो करेक्टली रिकॉर्ड करता था उसको. फिर उन रिकॉर्ड्स की और जो फाइनेंस जो हम लोग खर्च कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट्स बनाता था. और तीसरा, जब भी हमको कैश की ज़रूरत होती थी तो वो हमारे लिए कैश अरेंज करके लाता था ताकि हम बिल्स का पेमेंट टाइम से कर सकें. ठीक है. इसीलिए हमारे फाइनेंशियल मैनेजर की तब ज़रूरत होती थी. कब? इन ट्रेडिशनल अप्रोच. कोई ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता था फाइनेंशियल मैनेजर. इज इट ऑल राइट? नाउ आवर फोर्थ पॉइंट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस. मैंने ऐसे साइन बना रखा है, कॉर्पोरेट फाइनेंस इज ग्रेटर देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिकॉज कॉर्पोरेशन फाइनेंस जो था, ये वर्ड जो है ट्रेडिशनल अप्रोच में इसको ज्यादा, कॉर्पोरेशन फाइनेंस जो है उसको हम लोग ज्यादा दर्जा देते थे. क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट में अगर फाइनेंस नहीं होगा तो हमारा काम नहीं हो पाएगा. इसीलिए कॉर्पोरेशन फाइनेंस मतलब कंपनी का जो फाइनेंस है उसको हम लोग हैवी मानते थे इन कंपैरिजन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट. जबकि अगर हमारा जो फाइनेंस है, अगर हम उसको मैनेज ही नहीं करना जानते हैं, अगर हम उसको मैनेज ही नहीं करेंगे ढंग से, तो हमारा फाइनेंस लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, हमारा पैसा लगाने का कोई मतलब ही नहीं है जब तक अच्छा प्रॉफिट जनरेट ना हो. इसीलिए ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या था? कॉर्पोरेशन फाइनेंस मतलब कंपनी का जो फाइनेंस था हम लोग उसको ज्यादा मानते थे. लेकिन इन मॉडर्न अप्रोच क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट को मतलब
फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है उस पे हम लोग ज्यादा जोर डालते हैं कि जितना पैसा भी हो, भले हमारे पास 10 रुपए हो, लेकिन उन 10 रुपए का हम लोग एक्टिवली और कैसे हम लोग उसका फुल्ली यूटिलाइजेशन कर सकते हैं वो जरूरी है, ना कि उसका अमाउंट देखना कि हमारे पास 10 रुपए है या 10 लाख रुपए हैं। ठीक है। आर फिफ्थ पॉइंट इज आउटसाइड लुकिंग अप्रोच। इट मीन्स जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच थी वो आउटसाइडर लुकिंग अप्रोच थी। मतलब हम जो लोग पैसा लगाते थे वही देखते थे कि क्या हो रहा है काम में, क्या नहीं हो रहा है, वो लोग इंटरेस्ट लेते थे, जैसे कि बैंकर्स हो गए जो लोन देते थे, क्रेडिटर्स हो गए। तो इसको हम लोग इसीलिए आउटसाइडर लुकिंग अप्रोच कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटसाइडर लुकिंग अप्रोच, कि बाहर के लोग आके उसमें देखते थे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। ठीक है। लेकिन मॉडर्न अप्रोच में ऐसा कुछ भी नहीं है। मॉडर्न अप्रोच में जो अंदर के लोग हैं, जो कैपिटल लोन ले रहा है, वो देखता है कि हम उस कैपिटल को, जो हमने पैसा लिया है लोगों से, उससे हम कैसे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, और जिनसे हमने लोन लिया है उनको हम कैसे रिटर्न कर सकते हैं, उनको कैसे ज्यादा प्रॉफिट के साथ हम उनका लोन रिटर्न कर सकते हैं। तो वो होती है इनसाइड अप्रोच। और यहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच में हम लोग सीखते थे और वो लोग करते थे आउटसाइडर लुकिंग अप्रोच। तो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है। और हमारा सिक्स्थ पॉइंट है, नो कंसिडरेशन वाज गिविंग टू द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्रॉब्लम। कंपनी में जो भी हमारा सेटअप होता है, अगर उसमें हम लोग डेली रूटीन्स की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, अगर हम उनको ही शॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? अगर हम डेली नीड्स को ही फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारा कैसे काम चलेगा? चलेगा ही नहीं। अगर हम लोग लेबर को वेजेस नहीं देंगे तो लेबर काम नहीं करेगी सही से। तो जो शॉर्ट टर्म के जो फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, जो शॉर्ट टर्म की चीजें होती हैं, उनको कंसीडर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिसको हम क्या कह सकते हैं? जिसको हम कह सकते हैं हमारी वर्किंग कैपिटल। क्या कह सकते हैं? वर्किंग कैपिटल। मतलब हमारी फर्म में वर्किंग कैपिटल होना ज्यादा जरूरी है इन कंपैरिजन टू फिक्स्ड एसेट्स और फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है। अब हमारा सेवेंथ पॉइंट है, नो कंसिडरेशन वाज गिवन ऑन एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। सीधी सी बात है, हमने आपको बताया था कि फाइनेंशियल मैनेजर का कोई काम नहीं है, एक्टिवली रोल ही नहीं करता, एक्टिवली पार्ट ही नहीं लेता था वो पहले। तो हमारा जो फंड होगा वो कैसे यूटिलाइज हो पाएगा? अच्छे से हो ही नहीं पाएगा। लेकिन हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए? हमको हमारा जो फंड है उसका यूटिलाइजेशन और एलोकेशन, हमें कहाँ कहाँ यूज करना है और कैसे उसको फुल्ली यूटिलाइज करना है, वो हमें देखना है। तो इसके लिए हमें फाइनेंशियल मैनेजर की जरूरत होती है। ठीक है। इसीलिए मॉडर्न अप्रोच में हम लोग फाइनेंशियल मैनेजर को ज्यादा बड़ा दर्जा देते हैं और उसकी इंपॉर्टेंस होती है और वो एक्टिवली पार्ट करता है। ठीक है, एक्टिवली पार्ट लेता है। इसीलिए फंड्स का एलोकेशन और यूटिलाइजेशन दोनों ही इंपॉर्टेंट है फर्म को हाइट्स तक पहुंचाने के लिए। इज इट ऑल राइट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ओके, सो this is all about traditional approach of financial management. You can take screenshot here so you can note down all the points and learn it. Okay, so our next thing is points of modern approach of financial management. अब हम अभी तक हमने क्या पढ़ा? ट्रेडिशनल अप्रोच जो पहले होता था, लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे? मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में क्या है? मॉडर्न अप्रोच मतलब नई नई टेक्निक्स आ गई होंगी, समय बदला है, टाइम चेंज हुआ है, तो ऑब्वियस है टेक्निक्स, मार्केटिंग एक्टिविटीज, कॉम्पिटिशंस, सब कुछ अलग हो गया होगा, सब कुछ एकदम क्या हो गया होगा? चेंज हो गया होगा। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट मॉडर्न अप्रोच। तो पहला पॉइंट हमारा है रिवोल्यूशनरी इंप्रूवमेंट इन टेक्निक्स। टेक्निक्स में रिवोल्यूशनरी इंप्रूवमेंट हुआ होगा, मार्केटिंग एक्टिविटीज बढ़ी होंगी, कट थ्रोट कंपटीशन आया होगा। ऑब्वियस है मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आए होंगे, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपना जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, वरना हम लोग सक्सेस ही नहीं कर सकते और ना ही हमारी कभी सक्सेसफुल एंटरप्राइज बन सकती है और ना ही हम लोग प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं ज्यादा। इसीलिए वक्त के साथ साथ हमें खुद को भी बदलना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं अपडेशन। तो इसीलिए हमने ट्रेडिशनल अप्रोच को छोड़ के कौन सी अप्रोच अब अपनाई है? मॉडर्न अप्रोच, जिसमें कि वक्त के साथ साथ चीजें भी बदली हैं। तो क्या क्या बदला है? इंप्रूवमेंट इन टेक्निक्स, मार्केटिंग एक्टिविटीज, कट थ्रोट कंपटीशन की वजह से मैक्सिमम यूज ऑफ हम लोग क्या कर रहे हैं? फाइनेंशियल रिसोर्स। अभी तक जिस चीज को हम लाइटली ले रहे थे, जिस चीज को हम बिल्कुल हल्के में ले रहे थे, अब उसको हल्के में नहीं लेना है। फाइनेंस इज ऑल, मतलब फाइनेंस ही तो सब कुछ है। अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम लोग क्या कर पाएंगे? हम लोग सिर्फ सोच सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, हमने पहले ही बताया था। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज ही एक बिजनेस को, एक एंटरप्राइज को हाइट्स तक लेकर जाता है। इज इट ऑल राइट?
नेक्स्ट पॉइंट इज फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स. जब तक हम लोग अपने फंड्स का फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, हमारी बिजनेस फर्म बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है. हम लोग हाइट्स तक पहुंचने के लिए हमें फुल्ली यूटिलाइजेशन और फुल्ली एलोकेशन ऑफ फंड्स करना होगा. सही जगह पे पैसा लगाना इज नेसेसरी. पैसा लगाना इज नॉट नेसेसरी, सही जगह पे पैसा लगाना इज नेसेसरी. ओके, सो दिस इज आवर सेकंड पॉइंट, दैट इज फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स. Now, our third point is to examine the financial problems इन्वेंटली एंड एनालिटिकली ऑफ एनी फर्म. हमें अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं उनको अच्छे से एग्जामाइन करना है, ना कि बस पैसा आया लगा दिया, पैसा आया उड़ा दिया. नो, वी डोंट हैव टू डू दिस. वी हैव टू एग्जामिन ऑल द प्रॉब्लम्स, ऑल द थिंग्स विच अ फर्म नीड्स. हर चीज की हमको एनालिटिकली, मतलब हर चीज की हमको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, कहाँ पे पैसे की जरूरत है, कहाँ पे नहीं है. इसलिए हमें एनालिटिकली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को अपना देखना पड़ेगा. फिर वो कोई भी फर्म हो, एग्जामिन करना पड़ेगा कि कहाँ पैसा लगाना चाहिए और कहाँ नहीं लगाना चाहिए, और कहाँ लगाने से हमें प्रॉफिट जनरेट हो सकता है और कहाँ लगाने से हमें लॉस जनरेट हो सकता है. इज इट ओके? Now, our fourth point is, as I told you before, कि traditional approach outsider looking approach है और modern approach हमारी insiders looking approach है. क्या है insiders looking approach? इसमें क्या होता है, अंदर के लोग जो कंपनी के अंदर बैठे हैं, जैसे डायरेक्टर्स, मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर्स, ये लोग देखते हैं कि पैसा कहाँ लगाना है और कैसे हम लोग अपना पैसा जो हम लोगों ने लोन लेके या कैपिटल इशू करके जनरेट किया है उसको हम कैसे प्रॉफिटेबल बना सकते हैं. ठीक है, ये हो गया हमारा इनसाइडर्स लुकिंग अप्रोच. अब आवर फिफ्थ पॉइंट इज स्कोप इज ब्रॉडर एंड एनालिटिकल. ऑब्वियस सी बात है, अगर हम सारी चीजों को अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं, अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, फुल्ली एलोकेशन कर रहे हैं अपनी रिसोर्सेज का, तो हमारा स्कोप ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ब्रॉडर हो जाएगा और एनालिटिकल हो जाएगा. हर चीज में हमको प्रॉफिट होने लगेंगे अगर हम सही चीज सही जगह पे यूज करेंगे. इज इट ऑल राइट? फिर फाइनेंशियल मैनेजर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल. ऑब्वियस है, मैं इतनी देर से यही बता रही हूँ कि पहले फाइनेंशियल मैनेजर का कोई भी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता था, और अब इन मॉडर्न अप्रोच फाइनेंशियल मैनेजर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज विदाउट फाइनेंशियल मैनेजर वी कैन नॉट डू एनीथिंग. अगर हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजर नहीं होगा तो हमारा पैसा हमेशा गलत जगह लगेगा और हमेशा हम लोग क्या खाएंगे, लॉस होगा हमारी फर्म को. इसीलिए सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एक मशीनरी परचेज करनी है और हमने देखा हमारे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपीज पड़े हैं, ठीक है, हम गए, हमको 80,000 रुपीज की मशीन परचेज करनी थी और हमारे पास क्रेडिटर्स थे 1,20,00,000 रुपीज के. तो हम गए और हमने मशीनरी परचेज कर ली और पता चला 2 दिन बाद आके क्रेडिटर्स खड़े हैं हमारे फर्म में कि हमको भाई पैसा दो. तो कहाँ से दोगे आप दे पाओगे? नहीं, क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल मैनेजर ही नहीं था. अब फाइनेंशियल मैनेजर ही नहीं था तो वो बता ही नहीं पाएगा, आपको पता ही नहीं था कि आपके क्रेडिटर्स इतने रुपीस ही खड़े हुए हैं. तो फिर आपने तो मशीनरी खरीद ली और अब प्रॉब्लम जनरेट हो रही है. इसी वजह से फाइनेंशियल मैनेजर को रखा जाता है कि अगर आपको कोई मशीनरी परचेज करनी है, यू हैव टू टेक एडवाइस फ्रॉम द फाइनेंशियल मैनेजर. आपको फाइनेंशियल मैनेजर से एडवाइस लेनी पड़ेगी और तभी आप मशीनरी परचेज कर सकते हैं. अगर वो देखता है कि फंड्स हमारे बैंक अकाउंट में या हमारे पास कैश उतना अवेलेबल है तो ही हम मशीनरी परचेज करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे. सो दिस इज द रीजन फाइनेंशियल मैनेजर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल नाउअडेज. ओके, सो this is all about modern approach and traditional approach which we have studied before. Now we will study about functions of financial management. Functions of financial management. So here our first function is investment decision. हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे पहला जो फंक्शन है वो क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का है कि हम लोग कैसे और कहाँ पे हमको इन्वेस्ट करना है. सबसे पहली चीज हम लोग पढ़ेंगे इन्वेस्ट ओन फंड्स इन एसेट्स. पहले तो आपको कोशिश यही करनी है कि आप अपना पैसा किसमें लगाइए, एसेट्स में लगाइए, तभी आप सक्सेसफुल बन सकते हैं. आप हर चीज लोन लेके नहीं कर सकते, ठीक है. इन्वेस्ट योर ओन फंड इन द एसेट्स. अपना खुद का पैसा एसेट्स में लगाइए. फिर आप देखिए कि आपको लॉन्ग टर्म एसेट्स चाहिए हैं या शॉर्ट टर्म एसेट्स चाहिए. लॉन्ग टर्म मतलब जैसे कि बिल्डिंग्स हो गई,
प्लांट एंड मशीनरी हो गई, ठीक है, ये सारी हमारी हो गई लॉन्ग टर्म एसेट्स जो लंबे समय तक चलती है और जो जल्दी कैश जनरेट नहीं करके देती है, जिसको हम विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स। नाउ शॉर्ट टर्म एसेट्स क्या होती है? शॉर्ट टर्म एसेट्स वो जिनको हम विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल डेटर्स एंड ऑल। सो हमको इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपना करना है, सबसे पहले हमको देखना है हमको पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म में करना है या शॉर्ट टर्म में करना है, ठीक है, ये हमारा हो गया पहला फंक्शन। दूसरा हो गया कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग में क्या है? मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमें अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेजर करनी पड़ेगी, मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है हमको ऐसी जगह पैसा लगाना है या ऐसी जगह से पैसा लेना है जहां से मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न आए और मैक्सिमम प्रॉफिट्स आए, मतलब मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न हमें उनको देना पड़े। अगर हमने किसी से 1 लाख रुपीज लिए हैं तो हम उससे ऐसी जगह उसको पैसा लगाएं जो हमें 10 लाख रुपए बना के दे, ताकि हम उसको 1 लाख रुपए क्या दे सके? इंटरेस्ट दे सके, या 50,000 रुपए क्या दे सके? इंटरेस्ट दे सके। तो इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमें ऐसे अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मेजर करना है जिसमें हमें रेट ऑफ रिटर्न कम देना पड़े और हमारा प्रॉफिट क्या हो? मैक्सिमाइज हो। इसको बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आर नेक्स्ट पॉइंट इज बेनिफिट इन फ्यूचर फॉर मेनी ईयर्स। अगर हम कैपिटल बजटिंग इस तरीके से करें, इस एसेट में लगाएं पैसा या इस चीज में पैसा लगाएं कि हमको जो फ्यूचर तक, हमारे लंबे समय तक हमको फ्यूचर में पैसा जनरेट करके दे और प्रॉफिट जनरेट करके दे, ठीक है। अब इसमें 3 पॉइंट्स थे। सबसे पहले हमें अपना बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज करना है। बेस्ट ऑल्टरनेटिव हमें सेलेक्ट करना है कि हम लोग, जैसे हमने 4 चीजें देखी, 4 चीजों में हम पैसा लगा सकते हैं, तो सबसे पहले हमें देखना है इनमें से सबसे बेस्ट क्या है, किसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट हम अर्न कर सकते हैं, तो उस चीज में हम पैसा लगाएंगे। तो इसको बोलते हैं सेलेक्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अगर हमारे पास 4 ऑप्शन है तो उनमें से हमें कोई एक ऑप्शन चूज करना है जिसमें हमको पैसा लगाना है, जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा, ठीक है। फिर एनालाइज रिस्क, फ्यूचर रिस्क एंड अर्निंग प्रॉफिट एस्पेक्ट्स। इसमें क्या है? हमको फ्यूचर रिस्क जितनी भी होगी, अगर हमने मान लो इसमें पैसा लगाया तो इसमें हमको पहले सेकंड हमारा वो होगा, हमको सेकंड प्रोसेस होगा कि हमें देखना है कि इसमें कितना रिस्क है और इन फ्यूचर्स हम लोग इसमें कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट है प्रोवाइड इंटरेस्ट एंड रिटर्न, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड टू द फंड सप्लाई। अगर हमने इक्विटी शेयर से या प्रेफरेंस शेयर से अगर हमने पैसा लिया है तो हम उनको कितना रिटर्न और कितना डिविडेंड देंगे और कैसे देंगे। ऐसी जगह पैसा लगाइए जहां पे आपको खुद प्रॉफिट हो, तभी तो आप सामने वाले को रिटर्न दे पाएंगे। अगर आपको ही प्रॉफिट नहीं होगा तो आप कैसे दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए हमें ऐसी जगह पैसा लगाना है जहां पे हमें अच्छा रिटर्न मिले, अच्छा प्रॉफिट मिले, ताकि हम अपने शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस होल्डर्स को, जिनसे हमने लोन लिया है, क्रेडिटर्स को, बैंकर्स को, सबको हम क्या अच्छा इंटरेस्ट या अच्छा डिविडेंड दे सके, ताकि आगे के समय में या आगे इन फ्यूचर टाइम्स लोग हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना जरूरी समझे, उनको लगे कि हाँ ये कंपनी रिटर्न अच्छा देती है, हमारा प्रॉफिट बढ़ता है पैसा लगाने से, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नाउ आवर थर्ड फंक्शन इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। So you should look here. So this is working capital management. Our third function is working capital management. हमको अपनी जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल मैंने बताया जो शॉर्ट टर्म कैपिटल होती है वही वर्किंग कैपिटल होती है, जो कि विद इन 1 ईयर किस में कन्वर्ट हो जाए? कैश में कन्वर्ट हो जाए, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। और जो डेली नीड्स होती हैं, जो डेली के एक्सपेंसेस होते हैं हमारे, जैसे वेजेस को देना है, स्टेशनरी खरीदनी है और पेटी कैश बुक के जितने भी खर्चे होते हैं, सबको हमें जो रीपे करना होता है विद इन वीकली और डेली बेसिस पे, उसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है, ठीक है। तो उसको मैनेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला पॉइंट है डिपेंड्स ऑन क्रेडिट पॉलिसी एंड स्टॉक पॉलिसी। जो हमारी वर्किंग कैपिटल है वो किस पर डिपेंड करती है? हमारी क्रेडिट पॉलिसी पे डिपेंड करती है और स्टॉक पॉलिसी पे डिपेंड करती है। स्टॉक मतलब जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर उसका जो उसका साइकिल है, अगर वो जल्दी बन जाता है, जल्दी बिक जाता है और जल्दी उससे पैसा आ जाता है, तो आपकी शॉर्ट टर्म की साइकिल है। तो आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो जल्दी जल्दी चेंज होता रहेगा और जल्दी जल्दी बढ़ता रहेगा, ठीक है। अगर यही चीज लॉन्ग टर्म वाली है, अगर आपका ये देर में बनता है, फिर देर में मार्केट तक पहुंच पाता है आपका प्रोडक्ट और देर में आपका पैसा आता है, तो आपकी जो चेन है वो कैसी है? लॉन्ग है। तो उसमें जो वर्किंग कैपिटल की जो
इफिशियंसी होगी वो थोड़ी स्लो होगी, लेकिन जहां पे अगर शॉर्ट वाला है तो आपका जल्दी जल्दी पैसा आता रहेगा और इन्वेस्ट होता रहेगा। ठीक है, तो हमें अपनी क्रेडिट पॉलिसी और स्टॉक पॉलिसी देख के ही वर्किंग कैपिटल डिसाइड करनी चाहिए, वर्किंग कैपिटल अपनी मैनेज करनी चाहिए। ठीक है, फिर वर्किंग कैपिटल हमारी दूसरा पॉइंट क्या है जिस पे डिपेंड करती है, वो है हमारी सेल पे, कि कितनी जल्दी हम अपना प्रोडक्ट बना लेते हैं और कितनी जल्दी हम अपना सेल कर लेते हैं, कितनी जल्दी हम अपने होलसेलर्स रिटेलर्स तक अपना प्रोडक्ट पहुंचा देते हैं कि वो सेल हो जाए। ठीक है, और अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस पे भी डिपेंड करती है। अगर हमारे पास फाइनेंस ही नहीं होगा तो हम डेली डेली वेजेस को पे क्या करेंगे, डेली के खर्चे जो होंगे हम कैसे पे करेंगे, तो इसके लिए हमें हमारे फाइनेंस का होना भी जरूरी है। ठीक है, इसीलिए हमारे वर्किंग कैपिटल को इतनी ज्यादा इज्जत और शोहरत दी जाती है। ठीक है, हमारा थर्ड पॉइंट है एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक, डेटर्स एंड कैश इन द सेपरेट फॉर्म ऑफ करंट एसेट्स। वही मैंने बता रही हूँ मैं बार बार कि डेली एसेट्स जो डेली के खर्चे हैं उनको कैसे रीपे करोगे, तो हमारी जो करंट एसेट्स होती हैं उनको इफिशिएंट मैनेज हमको करना आना चाहिए, ताकि हम सामने वाले को जो डेली बेसिस पे जो होते हैं या जो वीकली जो मंथली बेसिस पे होते हैं उनको हम जल्दी से रीपे कर सकें और उनका जो फ्लो है वो बना रहे। जैसे कि हमारा स्टॉक है, हमको अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए, हमारे डेटर्स हैं, हमारे कैश है, सेपरेट फॉर्म में हमारे पास करंट एसेट्स में होना चाहिए, ताकि अगर हमें पैसे की जरूरत पड़े तो हम उसको तुरंत विद इन 1 or 2 days कैश में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, दिस इज आवर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट है फाइनेंसिंग डिसीजन। अब फाइनेंस डिसीजन तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कि पैसे को हम कैसे इकट्ठा करें। सबसे बड़ी बात तो ये हमने सोच लिया ऐसे ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन अगर पैसा ही नहीं तो फिर कैसे करोगे। अब पैसा मंगाना भी तो पड़ेगा ना कहीं से, अगर आपके पास फुल्ली अवेलेबल नहीं है। बेसिकली रिलेटेड टू क्रिएशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है, हमें अपनी कैपिटल कैसे जनरेट करनी है, कैपिटल कैसे हमें अपनी खड़ी करनी है, तो उसका कैपिटल स्ट्रक्चर है, कैपिटल फॉर्मेशन को बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन, क्रिएशन ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, हमारे पास हम लोग बचपन से ही पढ़ रहे हैं, बचपन से क्या 11th क्लास से पढ़ रहे हैं, इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, लोन, ये सारे जरिया होता है जिनसे हम अपना पैसा ले सकते हैं, जिनसे हम पब्लिक से पैसा ले सकते हैं या बैंक से ले सकते हैं लोन, शेयर इशू करके, डिबेंचर्स इशू करके, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके एंड लोन इशू करके। फिर शेयर्स को हम लोग क्या देते हैं, डिविडेंड, डिबेंचर्स को क्या देते हैं, इंटरेस्ट, प्रेफरेंस शेयर्स को क्या देते हैं, डिविडेंड, और लोन्स को क्या देते हैं, इंटरेस्ट। ऐसे करके हम अगर इनका पैसा लेते हैं तो हमें इनका रीपे भी करना होता है विद इंटरेस्ट और डिविडेंड। ठीक है, हमारा थर्ड पॉइंट है मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर हमने शेयर्स इशू किए हैं 1 लाख रुपीज के, तो हमारा मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हमारा प्रॉफिट 90,000 जनरेट हो रहा है। हमने ऐसी जगह पैसा लगा दिया जहां प्रॉफिट बढ़ने की जगह क्या हो गया, जो हमारा कैपिटल था, जो हमने पैसा लगाया उससे भी कम हो गया पैसा। ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। आप क्रेडिटर्स को क्या जवाब दोगे, आप खुद क्या खाओगे, हो ही नहीं पाएगा। तो हमको पैसा ऐसी जगह लगाना है जहां पे मिनिमम कॉस्ट हो और मैक्सिमम प्रॉफिट हो। अगर हमने 1 लाख रुपए लगाया है तो कम से कम 10 लाख रुपए अर्निंग तो हो ही, तभी तो आपको प्रॉफिट है, तभी तो आपके पास भी तो आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, तभी आपकी मिनिमम कॉस्ट होगी और मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ठीक है, हमारा फोर्थ पॉइंट है ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल लीड्स टू मोर प्रॉफिटेबिलिटी एंड लेस रिस्क। ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल मतलब बताइए। ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल का मतलब है कैपिटल का सही यूज, कैपिटल को सही जगह इन्वेस्ट करना। आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल हमें कहाँ हम ऑप्टिमम यूज करें जिससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा हो और रिस्क बिल्कुल कम हो। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट फाइनेंसिंग डिसीजन का। हमारा फिफ्थ पॉइंट है डिविडेंड डिसीजन। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप यहाँ से पैसा मंगवा रहे हैं सबसे, तो इनको रीपे भी तो करना पड़ेगा ना। तो रीपे करने के लिए डिविडेंड डिसीजन लेना जरूरी है, जो कि क्या करें, कहाँ हम लोग लेते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लेते हैं। तो अब ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें प्रॉफिट होगा तो हम या तो उसको डिविडेंड के फॉर्म में या फिर उसको इंटरेस्ट के फॉर्म में वापस करेंगे। अब अगर हमने 10 लाख रुपए का अगर हमको प्रॉफिट हो गया तो हम कितना शेयर्स होल्डर्स को दे दें और कितना हम अपने फ्यूचर के लिए सेव करके रिजर्व में डाल दें, ये भी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ठीक है, अब हम कितना पैसा डिविडेंड एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दे दें और कितना पैसा इन फ्यूचर के लिए हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करके रख दें, इसको बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। ये आपको फाइनेंशियल जो मैनेजर होगा वो आपको डिसाइड करके बताएगा कि आपको कितना प्रॉफिट डिविडेंड एज अ डिविडेंड बांटना चाहिए और कितना प्रॉफिट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना चाहिए। ठीक है,
हमको पे आउट रेशियो पता होना चाहिए कि अगर हमको इतनी प्रॉफिट हुई है तो हम इतना बाकियों को पे कर सकते हैं, इतना हम क्रेडिटर्स को, बैंकर्स को, शेयर होल्डर्स को पे कर सकते हैं और इतना हमको रखना चाहिए, ठीक है। अब इंक्रीज इन साइज ऑफ बिजनेस विल इंक्रीज रिस्क एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहेंगे, अगर हम अपना बिजनेस बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस उसकी रिस्क भी बढ़ेगी, ठीक है। अगर रिस्क बोलते ना डर के आगे जीत है, तो अगर हम रिस्क ज्यादा लेंगे तो ऑब्वियस हमको ज्यादा प्रॉफिट होगी। अगर हम रिस्क लेंगे ही नहीं तो प्रॉफिट ज्यादा अर्न हो सकता है? हो ही नहीं सकता। इसीलिए अपना जब हम बिजनेस एक्सपैंड करते हैं तो ऑब्वियस रिस्क ज्यादा होगी, बट उसके साथ साथ प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। बहुत कम चांसेस होते हैं अगर हम ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल करते हैं अगर, तो बहुत कम चांसेस हैं जो हमको लॉस हो। लॉस होगा भी बहुत नॉमिनल रेट का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही डूब जाओगे, ठीक है। तो अगर हम अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं, अगर इंक्रीज कर रहे हैं, तो उससे रिस्क भी इंक्रीज होगा, तो उससे प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। So this is all about the decisions and functions of financial management, ठीक है। अब आज हमने क्या क्या पढ़ा? अब आज हमने पढ़ा है स्कोप, सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरा मॉडर्न अप्रोच, फिर हमने इसके पॉइंट्स पढ़े थे कि रिसिप्ट्स ऑफ फंड पे बेसिकली फोकस करता है, एक्सटर्नल सोर्सेज से फाइनेंस कलेक्ट करता है, फाइनेंशियल मैनेजर ज़्यादा एक्टिवली पार्ट नहीं लेता है, कॉर्पोरेशन फाइनेंस ज़्यादा बड़ा इसको माना जाता है, फाइनेंस को मैनेज करने से ज़्यादा फाइनेंस इकट्ठा करना ज़्यादा ज़रूरी समझते थे ये लोग। ये आउटसाइडर लुकिंग अप्रोच है, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स को ये लोग कोई वैल्यू नहीं देते हैं, ठीक है, कोई कंसिडर नहीं करते, ना ही ऑप्टिमम यूज ऑफ फंड्स करते हैं, ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स भी नहीं करते। फिर हमने पढ़ा था क्या? मॉडर्न अप्रोच हम लोगों ने पढ़ा था यूटिलाइज अच्छे से फंड करते हैं, इनसाइडर लुकिंग अप्रोच है और ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, इसका ब्रॉडर स्कोप है और मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजर का इंपॉर्टेंट और एक्टिवली पार्टिसिपेशन है। फिर हमने पढ़ा था फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पहला था इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा था कैपिटल बजटिंग, तीसरा था वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, चौथा था फाइनेंसिंग डिसीजन एंड पांचवा था डिविडेंड डिसीजन। तो आज हमने इतने टॉपिक्स कवर करे हैं और ये फर्स्ट चैप्टर थ्योरी का बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और बीकॉम में से कम 8 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा, तो आप लोग प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।